गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार। तो बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। लिखित भाषा की छोटी से छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो वर्ण कहलाती है। तो वर्णों के अंतर्गत वर्णमाला हम देखेंगे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और जो वर्णों का समूह है वह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण और माला यह दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सब को एक निश्चित क्रम में व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला निम्न प्रकार से है। अ स्वर होते हैं अ आ ई उ ऊ री। ए ऐ ओ औ। अयोग वाह होते हैं अंग और आहा, इनको स्वर कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपके व्यंजन होते हैं क ख ग घ अंग, छ छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, ट थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और फिर है हमारे अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, ऊष्म व्यंजन श स श ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र। अतिरिक्त व्यंजन ण और ण। ठीक है, इसके बाद मैंने डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी लगाने पर, नुक्ता लगाने पर अतिरिक्त व्यंजन बनेंगे। मूल वर्ण कितने हैं? 44 हैं। अंग अहा ड़ा ड़ा छ त्र ज्ञ श्रा को छोड़कर। अंग अहा अयोग वाह है, अंग को अनुस्वार और अहा को विसर्ग कहते हैं। ड़ा और ढ अतिरिक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ श्रा संयुक्त वर्ण है। दो वर्णों के योग से बने हैं, अतः हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य शब्द की वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, माने जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या 13 है, आ से लेकर के आहा तक। ठीक है, फिर व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब हम स्वर के भेद देखेंगे। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें एक मात्रा लगती है, जैसे अ ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ री। ठीक है, ए ऐ ओ औ आदि। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत रूप का प्रयोग निर्देश करने के लिए अ ड की तरह जो बनता है अवग्रह, ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत का समझाने के लिए, जैसे मैया, ओम, ये शब्द प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। अध्वनि। अध्वनि का मतलब आजकल हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग होने लगा है। कुछ शब्दों जैसे हॉल, कॉलेज, डॉक्टर आदि में अध्वनि पाई जाती है। आ को और ओ के बीच में स्थित है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में होता है। स्वरों की मात्राएं। तो स्वर को लिखते समय स्वर का प्रयोग 2 रूपों में होता है। स्वर अपने मूल रूप में अब आ और ब, आम आ और म, इमली ई म ली।
ठीक है। लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर मात्रा के रूप में होते हैं। तो जैसे आपको र में मात्रा लगेगी आ की, तो आ की जो मात्रा लगती है उसे स्वर कहते हैं, उस मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्पत्ति और रचना के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति और रचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या है? जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बने हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये चार हैं, अ, ई, उ, ऋ। संधि स्वर जो स्वर दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये हैं आ, ए, ओ, औ। ठीक है। अयोगवाह अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ण हैं, अंग और आह। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और न व्यंजनों में। तो स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन भी नहीं बन पाते हैं और स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग ना किए जाने के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? योगवाह, जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है। फिर है अनुस्वार। यह अंग अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अंग, कंठ, हंस, कंस आदि। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका चिन्ह ऊपर चांद बिंदी लगा देते हैं। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है। इसका उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। हंस, आंख आदि। विसर्ग का उच्चारण ह की भांति होता है। यह भी अनुस्वार की भांति सब स्वरों के रूप में प्रयुक्त होता है। आजकल हिंदी की प्रकृति से विसर्गों का कोई संबंध नहीं है। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के मूल शब्दों के साथ होता है, प्रातः, नमः आदि। ठीक है। अतः आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये गा से मां तक हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। इनकी संख्या 4 होती है, या, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, सा, हा। संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, झ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। फिर स्वनिम ध्वनियां। हिंदी में कुछ अन्य ध्वनियां भी विकसित होती हैं। ऐसी ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियां कहते हैं, जैसे ड़ा और ढा। ये दोनों डा और ढा से विकसित हुए हैं और जिसे संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, जिसको अन्य वर्ण भी कहते हैं, जैसे मोड़, बाढ़ आदि। आगत ध्वनियां। हिंदी में ऐसी ध्वनियां हैं जो पहले प्रयोग में नहीं थी। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, जिन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे कलम, खत, गम, जेवर, तूफान। इसी प्रकार अंग्रेजी की और ध्वनि भी होती है, हॉल, मॉल, इस तरह के शब्दों में प्रयुक्त होती है। फिर वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है कि हमारे वर्ण मुख के जिस भाग किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं और मुख के जिस भाग को स्पर्श करते हैं वह भाग उनका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे आ, का, खा, गा, घा, अंगा। हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई, च, छ, जा, झा, इया। य, श का उच्चारण स्थान तालु होता है। री, टा, ठा, डा, ढा, रा और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है।
त, थ, द, ध, न, ल और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। उ, भ, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अंग, अह, अंग, आ और इया, अंगा, इया, ला, ना, मा का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। व और फा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो इस तरह से ये उच्चारण स्थान होते हैं। फिर क्या होते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो बच्चों प्रयत्नों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।